टू ASUPPSC। इस वीडियो में हम UPPSC 2024 के लिए क्विज नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये क्विज आपका PCS के लिए तो यूजफुल है ही और RO ARO एग्जाम के लिए भी इक्वली यूजफुल है। अगर आप RO ARO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्विज को जो है रिलीजियसली फॉलो करें, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। बाकी ये प्रीलिम्स कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स एंड प्रीलिम्स कोर्स। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्रीलिम्स का जो 2023 वाला एग्जाम था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस प्रेडिक्ट हुए हैं। डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस, नीचे PDF होगी, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो, आपको जो प्रीलिम्स है उसके लिए ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखे हैं, किस तरीके से फॉलो करें। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अगर आपने सिर्फ इन 3 चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से हो जाएगा। पहला कि ASUPPSC के नोट्स प्रीलिम्स वाले। दूसरा, ASUPPSC के डेली टेस्ट जो होते हैं, प्लस ये जो क्विज है। एंड तीसरी चीज, ASUPPSC के करंट अफेयर, करंट मैगजीन। देखो, इन तीनों चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है और इन तीनों चीजों से ही आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस प्रेडिक्ट हुए हैं पिछली बार। तो एक ही चीज को बार बार पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, मेमोराइज करो। और जरूरी नहीं है कि आपको 6 चीजें पढ़नी है, एक ही चीज को पढ़ो लेकिन 6 बार पढ़ो। इससे जो है आपका सारा चीजें कंसोलिडेट होंगी और आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो इन 3 जो है, ये 3 चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से जो है निकल जाएगा। तो देखो, ये आंसर राइटिंग चैलेंज है, तो अभी भी टाइम है कि अपना जो आप 2-2.5 महीना जो है वो आंसर राइटिंग को दे सकते हैं प्रीलिम्स के साथ। तो ये साथ में जो है आप आंसर राइटिंग जो है इसको आप लगा सकते हैं, मेंस की और प्री की जो है साथ में तैयारी। और जब आप प्री की तैयारी करेंगे तो आपकी साथ में RO ARO की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेंस का जो 2023 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 96 क्वेश्चन जो है वो प्रेडिक्ट हुए हैं। नीचे PDF होगी, वहां से आप वेरीफाई करिए। चलिए हम अपना क्विज डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो इसमें कौन से आर्टिकल जो है डायरेक्ट करता है राज्य सरकारों को कि वो एक विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें। तो इसका आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है और ये आर्टिकल 40 डायरेक्ट करता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। आप मुझे बताएंगे आर्टिकल जो 40 है वो किस तरीके का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कि गांधीयन है, लिबरल है, इंटेलेक्चुअल है, वो किस तरीके का है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट चीज हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। तो फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंट स्टडी इनको कितने पार्ट में जो है क्लासिफाई किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैंने अभी पुराना वाला आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये किसमें है, तो किस पार्ट में आता है, सोशलिस्ट है, लिबरल है, गांधीयन है, तो वो आपको बताना है आर्टिकल 40 किस में आता है। तो देखो, ये डिफरेंशिएशन ये जो आपको पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए किया गया, कन्वीनियंट स्टडी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस तरीके से आपको डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंट स्टडी आपको बताना है कि इतने पार्ट में ये क्लासिफाई होता है। तो इसका आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये कौन से आर्टिकल में है?
तो इसका आंसर है आंसर डी, आर्टिकल 43A। तो ये 43A जो आर्टिकल है वो आपका डील करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये इंसर्ट हुआ था आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है किससे रिलेटेड है ये। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज टू whom, कि मतलब वो रिप्रेजेंट तो करता है नेशन को बट नॉट लीड द नेशन, तो ये किसको करता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। लीड द नेशन क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट को उसने रिप्रेजेंट तो किया लेकिन लीड नहीं कर रहा। लीड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो पीएम है वो लीड करता है, तो प्रेसिडेंट ओनली रिप्रेजेंट द नेशन एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास जो है रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर द वन हु लीड द नेशन। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, द वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट पिबट हैज बीन डेवलप बाय। तो फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो किसने डेवलप किया है? इसका आंसर है आंसर बी, कोरिया। तो कोरिया ने जो है, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने ह्यूमनाइड रोबोट जो है जिसका नाम है पिबट वो डेवलप किया है। और ये जो रोबोट है ये आपका एयरक्राफ्ट को भी फ्लाई कर सकता है विदाउट द कॉकपिट मॉडिफिकेशन, तो इट कैन फ्लाई द एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है इनॉग्रेट हुआ है, और ये हाल ही में अभी शायद या तो बीपीएससी में या फिर राजस्थान पीसीएस में, ये कहीं ये क्वेश्चन आया है अभी हाल ही में, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब किसी एक पेपर में आया, आई थिंक बीपीएससी में या राजस्थान पीसीएस में। जिसने पेपर दिया वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस पेपर में आया है अभी। तो हाल ही में अभी किसी पेपर में ये जो है क्वेश्चन आया है। तो आंसर सी है, बेंगलुरु हेल्ड, मतलब एक टेक कैपिटल माना जाता है, और उसने जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो अपना पोस्ट ऑफिस है वो इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ salamander has been discovered by Indian and Russian scientists. This species is found in which state? तो एक नई स्पीशीज जो है सलामंदर जो है वो फाउंड हुई है बाय द रशियन साइंटिस्ट, और ये कहाँ पाई गई है? ये पाई गई है मणिपुर की जो है माउंटेन लेक्स में। तो मणिपुर की माउंटेन लेक्स में पाई गई है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलके किया है। मतलब वैसे तो हमारे जो बहुत जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और सारी मतलब नई नई जो स्पीशीज हैं वो डिस्कवर्ड होती रहती हैं, लेकिन ये जो है कि मतलब इंडिया और रशिया ने किया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, द G20 फिल्म फेस्टिवल कमेंस्ड इन दिल्ली विद द स्क्रीनिंग ऑफ द विच फिल्म। तो G20 फिल्म फेस्टिवल जो है वो दिल्ली में कमेंस्ड हुआ था, किस फिल्म की जो है इसमें स्क्रीनिंग की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो है आंसर ए, पंतेर पंचाली। तो पंतेर पंचाली जो है एक ड्रामा फिल्म है और बाय द सत्यजीत रे, इट्स अ वेरी रेनाउंड ड्रामा फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा। और ये जो फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है G20 का फिल्म फेस्टिवल कहाँ कमेंस्ड हुआ है, तो ये दिल्ली के अंदर हुआ था, और जो फिल्म हुई थी वो है पंतेर पंचाली बाय सत्यजीत रे।
तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जोडास्टे स्कीम इनिशिएटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी जो है बिरसा मुंडा जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है, और इस स्कीम का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो बिरसा मुंडा है वो एक ट्राइबल लीडर रह चुके हैं, तो कोई भी स्कीम जो ऐसी होगी वो ट्राइबल के लिए ही होगी। तो सपोज, चलिए ये आपको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है कि बिरसा मुंडा की जो स्कीम है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम इसको ना एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चंस को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो। तो देखो, इनहेंसिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइबल लीडर से रिलेटेड है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है कि ये हो। अब देखिए, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है अगर ट्राइबल का एम्पावरमेंट किया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए सोचा जाए, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बहुत बाद में आती है सारी चीजें। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी जो है मतलब उसको भी आप मतलब कैंसिल कर सकते हो कि ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंप्रूविंग हेल्थ सर्विसेज, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, और कनेक्टिंग ट्राइबल विलेज टू मेन रोड। तो ये है कि आपने सी और डी में से आप जो है मतलब एक ऑप्शन तो मतलब लगा के ही आ सकते हैं, ए और बी तो आपका बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। तो वैसे भी इसका जो सही आंसर है वो डी है, कनेक्टिंग ट्राइबल विलेज टू मेन रोड, ये इस स्कीम का जो है। अच्छा, ये है जोड़ा रास्ते, तो ये ऑब्वियसली रोड से ही रिलेटेड है, ये जोड़ा रास्ते। तो ये स्कीम ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है मेन रोड से है, लेकिन अगर मतलब मैंने आपको बताया कि एलिमिनेट जो है वो किस तरीके से करते हैं। अगर ये सिर्फ ये दे दिया जाता कि रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है और बिरसा मुंडा के ऊपर, तो वो स्कीम कौन सी है, तो किस तरीके से जो है अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट मतलब आंसर को एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए, क्विज से प्रैक्टिस करिए, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, डी इसका आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश बाय विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने जो है एस्टैब्लिश किया है, तो इसका आंसर है आंसर सी, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कंट्रीज मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एस्टैब्लिश अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। आप मुझे बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO टू बी हेल्ड इन अबू धाबी इन February 2024। तो 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो WTO की है वो अबू धाबी में होनी है February 2024 में, और इसको कौन चेयर करेगा, तो इसका आंसर है आंसर ए, डॉक्टर थानी अल जियोदी। तो थानी अल जियोदी हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयर फॉर द 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO जो अबू धाबी में होने वाली है February 2024 में। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल द किसान क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट बी इनिशियली रूल्ड आउट बाय एक्सिस बैंक। तो कौन से इंडियन स्टेट का जो किसान क्रेडिट कार्ड प्रोजेक्ट है वो रूल्ड आउट होगा बाय द एक्सिस बैंक, तो इसका आंसर है आंसर डी, मध्य प्रदेश। तो किसान क्रेडिट कार्ड पायलट प्रोजेक्ट वो इनिशियली जो है ऑफर्ड होगा इन मध्य प्रदेश, केटरिंग द एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन द रीजन। इट्स रूल्ड आउट बाय द एक्सिस बैंक इन द मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 यूनियन टेरिटरीज which have been given right to take part in the election of the President of India by the 70th amendment of the Indian Constitution are। तो दो पहली कौन सी यूनियन टेरिटरीज थी जो पार्ट ले सकती हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बाय 70th अमेंडमेंट, तो कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज थी, तो इसका आंसर है आंसर बी, दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो दिल्ली एंड पुदुचेरी जो है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 था, उसने प्रोवाइड किया था फॉर द इंक्लूजन ऑफ द मेंबर ऑफ द
legislative assembly of national capital of the Delhi and union territory of Puducherry to participate in the electoral college of the election of the president. तो आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? कि इलेक्टेड एमएलएज, इलेक्टेड एमपीज, नॉमिनेटेड एमएलएज, एमपीज, कौन पार्टिसिपेट करता है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी कौन कौन सी यूटीज जो हैं वो इंक्लूडेड है वो भी बताएंगे आप। तो कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन सी यूटीज इंक्लूडेड है। तो इसका हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें से कौन सी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर बी, एजुकेटेड। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आर्टिकल जो आपका 58 है सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्वालिफिकेशन लिखी है फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन लिखी है कि प्रेसिडेंट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंप्लीट कर लेनी चाहिए 35 इयर्स ऑफ एज, एंड he or she is qualified for election as a member of the house of the people। तो member of the house of people qualified हो। तो ये जो है ये 3 जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at least how many days of prior notice is required for the impeachment of the president of India। तो impeachment of the president of India के लिए जो है कितने दिन जो प्रायर नोटिस है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 14 डेज। तो आर्टिकल 61 सब क्लॉज 1 में लिखा है प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आपका लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। और इसके लिए जो प्रायर नोटिस की जरूरत है वो एटलीस्ट 14 डेज जो प्रायर है उसकी जरूरत है। तो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। और आर्टिकल 61 सब क्लॉज 1 जो है उसके अंदर ये मेंशन है इम्पीचमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय। तो इस बार जो है यूपीपीएससी 2023 में जो है ये जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो जॉइंट सिटिंग जो लोकसभा और राज्यसभा की है वो कौन समन करता है? तो इसका आंसर है आंसर डी, प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा लोकसभा की जो मीटिंग है उसको सम्मन जो है प्रेसिडेंट करता है। आप मुझे बताएंगे उसको प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइड कौन करता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनोनिमसली। तो कौन हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। और टेन्योर क्या था? 1977 से 82, अनअपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें से कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखो क्या, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर है आंसर बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो ये कब थे? ये थे आपका 1 महीने के लिए ही बने थे, 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969। तो देखिए जब आपका प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं रहता है तो उसकी जगह उसकी चेयर संभालता है वाइस प्रेसिडेंट, और जब वो भी नहीं रहता तो उसकी जगह उसकी चेयर संभालता है सीजीआई। तो जो ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं वो सीजीआई थे, उन्होंने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जुलाई से अगस्त।
तो CGI जो है उनकी जो प्रेसिडेंट्स टेबल है उस वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और तो तो किसने किया था, इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ, इसका आंसर है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो रिमूव होते हैं वो अपने ऑफिस में जब काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एग्री टू द हाउस ऑफ पीपल। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है एग्री टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जब रेजोल्यूशन देता है वो जो काउंसिल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन रेसलर वॉन गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 एट जॉर्डन। तो कौन सी वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है जॉर्डन में हुई थी। इसका आंसर है प्रिया मलिक। तो प्रिया मलिक ने जो है गोल्ड जीता है एंड ओनली सेकेंड इंडियन वुमेन टू अटेंड अ गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो शी इज द सेकेंड वुमेन टू अटेंड अ गोल्ड इन अंडर 20। आप मुझे बताएंगे फर्स्ट कौन है। तो प्रिया मलिक ने ये जीता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच स्टेट बिकम टू बी सर्टिफाइड एज हर घर जल इन द कंट्री। तो कौन सा स्टेट जो है फर्स्ट स्टेट, विच स्टेट, फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है यहाँ। तो इसका आंसर बी गोवा। तो गोवा जो है फर्स्ट स्टेट टू बी सर्टिफाइड विद द हर घर जल इन द कंट्री। नेक्स्ट है हु वॉन फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 तो किसने जीता है। इसका आंसर बी स्पेन। तो स्पेन ने जो है फर्स्ट एवर विमेन वर्ल्ड कप टाइटल जीता है 1-0 जो विन हुई है ओवर इंग्लैंड। तो स्पेन ने किसको डिफीट किया, इंग्लैंड को। कहाँ हुआ था ये, सिडनी के अंदर। अब मुझे ये बताएंगे फीफा जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो कितने लोगों ने देखा है। मैन वर्ल्ड कप तो सबने देखा होगा पूरा, मतलब एकदम लग के कि हाँ कि आज पोर्चुगल हो रही है, आज अर्जेंटीना खेल रही है, आज मोरक्को खेल रही है, आज फ्रांस खेल रही है। तो सब लोगों ने मतलब अच्छे से देखा होगा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कितने लोगों ने देखा है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि अच्छे से फॉलो किया है जैसे मैन वर्ल्ड कप किया था। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 महाराष्ट्र गवर्नमेंट कन्फर्ड उद्योग रत्न अवार्ड टू विच इंडस्ट्रीज। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसको उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। तो रतन अवार्ड टू रतन टाटा। तो रतन अवार्ड जो है टू द रतन टाटा। तो रतन टाटा को जो है कन्फर्ड विद द फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड ट्रिनिडेड एंड टोबागो। तो इंडिया एंड ट्रिनिडेड और टोबागो के बीच में कौन सा एमओयू साइन हुआ है। तो पहले तो आप क्या करना, ये नाम देख लिया ना आपने, एटलस खोलो या फिर गूगल पे डालो कि ये है कहाँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से ओशन में है, किधर है, अब मुझे इसको बताना है। ये तो ये किसके लिए है, ये एमओयू किस लिए साइन हुआ है। आंसर सी, शेयरिंग इंडियन स्टैक टेक्नोलॉजी। तो एमओयू साइन हुआ है शेयरिंग द रिनाउंड इंडियन स्टैक टेक्नोलॉजी, जिससे आप एनहांस कर सकें आइडेंटिटी डाटा एंड पेमेंट सर्विसेज। तो आइडेंटिटी डाटा एंड पेमेंट सर्विसेज एनहांस कर सकें। तो ये एमओयू साइन हुआ है बिटवीन
इंडिया एंड ट्रेननेट। तो क्वेश्चन नंबर 25, बीपीसीएल ने अनाउंस टू होम इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है आंसर ए, राहुल द्रविड़। आप मुझे बताएंगे बीपीसीएल महारत्ना कंपनी है या नहीं है, और ये भी बताएंगे महारत्ना कंपनी का क्राइटेरिया कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर है आंसर ए, राहुल द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 26, रिसेंटली मट्टी बनाना वैरायटी गॉट द जीआई टैग इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो मट्टी बनाना जो है वैरायटी है और ये कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? ये है आंसर बी, कन्याकुमारी। तो बेसिकली ये मट्टी बनाना जो है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट की नेटिव वैरायटी है, इसको जीआई टैग मिला है। इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मतलब ये एक जो है स्पेसिफिक क्लाइमेट और एक सॉइल कंडीशन में जो है ग्रो कर पाती है। तो ये मट्टी बनाना जो वैरायटी है वो कन्याकुमारी से है। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवी सबमरीन सेट न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्कॉर्पियन सबमरीन डिप्लॉयमेंट। तो किस नेवी सबमरीन ने जो है न्यू रिकॉर्ड रखा है फॉर लॉन्गेस्ट स्कॉर्पियन सबमरीन डिप्लॉयमेंट? तो इसका आंसर है आईएनएस वगीर। तो आईएनएस वगीर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपीपीएससी और आरओ टाइप के एग्जाम में जो है इस टाइप के जो जैसे इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोई सबमरीन हो गया, उन्होंने कुछ ऐसा रिमार्केबल काम या फिर कोई ऐसा रिकॉर्ड सेट किया होता है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आईएनएस वगीर जो है उसने एक नया रिकॉर्ड किया फॉर द लॉन्गेस्ट स्कॉर्पियन सबमरीन। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? तो कैग, जो कैग है आपका, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 148। तो आर्टिकल 148 है। तो बेसिकली जो कैग है वो अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, और ये रिमूव कैसे होता है? जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट एंड रिमूव एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? इसमें से कौन से जो है प्रेसिडेंट के जो है प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, मतलब व्हेन एवर प्रेसिडेंट वांट, मतलब ही और शी कैन रिमूव। तो इसका आंसर है आंसर ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 76। मैंने एक ट्रिक वीडियो बना रखा है कि आप आर्टिकल कैसे याद करो। देखो, इसका मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे शुरू के आपने सेंटर के आर्टिकल्स याद कर लिए, उनको तो बार बार उनको रिवाइज करो, उनको आर्टिकल्स को याद करना ज़रूरी है। तो जैसे ये अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है 76। अगर आपका कोई भी आर्टिकल 111 से नीचे है तो उसमें जो है 89 ऐड कर दो। तो अगर आप 76 में 89 ऐड करोगे तो सेंटर में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल। और स्टेट में क्या होता है? स्टेट में होता है आपका एडवोकेट जनरल। तो स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, और एडवोकेट जनरल का क्या आर्टिकल होता है? 76 प्लस 89 कितना हो गया? 165। तो 165 क्या हो गया? एडवोकेट जनरल। इस तरीके से जो है आप आर्टिकल्स जो है उसको याद कर सकते हो। अब जैसे आप देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या आर्टिकल होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल होता है आर्टिकल 74 में 89 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 163। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये स्टेट के लिए होते हैं। अब कोई दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं, जिस 111 से ऊपर वाला देख लेते हैं। 111 से ऊपर वाले में क्या करना है आपको? 98 करना है। तो
सपोज 112 आर्टिकल कौन सा होता है? 112 आर्टिकल होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप बजट भी बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप बजट भी बोलते हैं। और अगर इसमें 112 है, अगर 111 से ऊपर होगा तो आपको क्या करना है? 90 ऐड करना है। तो 112 में जब आप 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 202, 202। तो 200 की 2 क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है स्टेट का, ये आर्टिकल होता है सेंटर का। तो बेसिकली ये है कि अगर 111 तक है तो आपको सेंटर के आर्टिकल में 89 ऐड करना है, तो आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। और अगर 111 से ऊपर है तो आपको सेंटर के आर्टिकल में 90 ऐड करना है, तो आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो इसमें क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि नॉमिनल तो नहीं होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो ये भी गलत हो गया। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, तो हेड ऑफ द मिनिस्टर होता है तो वो डिसमिस कर ही सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट सही है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो आर्टिकल जो 74 सब क्लॉज 1 है उसमें लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो ये जो है आर्टिकल जो 74 है उसके सब क्लॉज 1 में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विद प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें लिखा हुआ है। तो ये क्विज यहीं फिनिश होता है और हम इस तरीके से ही सारे क्विज करेंगे। और जो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि जस्ट फॉलो द नोट्स एंड डेली टेस्ट और क्विज और करंट अफेयर मैगजीन, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो दीज 3 थिंग्स एंड यू कैन डेफिनेटली एस प्रीलिम्स एग्जाम and along with that RO exam. So with the single strategy and single resource you can ace both exam, PCS and RO follow the same strategy for both exam। बस ये कर सकते हैं कि RO के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वो उसमें हिंदी जो है वो एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, तो हिंदी पे आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अदरवाइज जो GS वाला पार्ट है वो यहाँ से ही कैटर हो जाएगा। तो चलिए ये क्विज जो है यहीं फिनिश होता है और ये व्हाट्सएप टेलीग्राम डिटेल है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप टेलीग्राम करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।